हेलो दोस्तों, आरपीएससी गाइडेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरवीएनएल जूनियर असिस्टेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का जो वीडियो है हम ये आर्थिक परिदृश्य पर लेकर आए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला फैक्ट है, जून 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के अधिग्रहण को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है? तो किस बैंक को की है? पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव पीएमसी बैंक को मंजूरी प्रदान की है। दूसरा फैक्ट है, विश्व बैंक द्वारा जून 2021 में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो 8 जून 2021 को ये रिपोर्ट आई थी। इसमें 8.3% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.5% और 2023-24 में 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद बताई है। विश्व अर्थव्यवस्था के 5.6% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो बीते 80 वर्षों में किसी भी मंदी के बाद सबसे तेज विकास दर है। वैश्विक उत्पादन अभी भी वर्ष के अंत तक महामारी पूर्व अनुमानों से 2% कम होगा। तीसरा फैक्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने आकस्मिक जोखिम को कुल पूंजी के 5.5% पर बनाए रखने का फैसला किया है। इसके बाद में नेक्स्ट है, भारत में 2020-21 में 81 अरब 73 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई जो है आया है। ये वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 81 अरब 72 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार यह 2019-20 की तुलना में 10% अधिक है। प्रमुख निवेशक देशों में सिंगापुर ने सबसे अधिक 29% का निवेश किया है और इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्षेत्र में सबसे अधिक 44% विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। इसके बाद बुनियादी ढांचा गतिविधियों में और सेवा क्षेत्र में निवेश हासिल हुआ है। पूंजी बाजार में प्रत्यक्ष निवेश के मामले में गुजरात राज्य 37% निवेश के साथ शीर्ष पर है। सेकंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पे कर्नाटक है। इसके बाद नेक्स्ट है, सामान्य भविष्य निधि और अन्य गैर सरकारी भविष्य निधि पर 7.1% ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। मतलब ब्याज दर जो है भविष्य निधि पे वो की वही है जो पहले थी 7.1%। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निजी क्षेत्र के बैंक में उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों एमडी, सीईओ और डब्ल्यूटीडी के लिए अधिकतम कार्यकाल कितना निर्धारित किया है? तो 15 वर्ष निर्धारित किया गया है। 7 अप्रैल 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वृद्धि दर का क्या अनुमान? तो 12.5% जो है इसका अनुमान रहने वाला है। 2022 के लिए 6.9% पहले व्यक्त किया गया था। जनवरी में इसको 11.5% अनुमानित किया गया है। पहले जो था वो 6.9% बताया। इसके बाद में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की केंद्र सरकार का लेखा जोखा कितना है? तो वित्त वर्ष के दौरान 16,89,720 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इनमें से 14,24,035 करोड़ रुपए का कर राजस्व केंद्र के लिए शुद्ध राशि और 2,08,059 करोड़ रुपए का गैर कर राजस्व है और 57,000 ये जो दूसरा, ये आप एक बार और पूरा पढ़ लेना। इसके बाद है नेक्स्ट, 7 अप्रैल 2021 को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऑनलाइन बैंकिंग को प्रोत्साहन देने के लिए पेमेंट बैंक में डिपॉजिट लिमिट की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ऑनलाइन बैंकिंग बढ़ाने के लिए कितना, 2 लाख रुपए कर दिया गया। पहले कितना था, 1 लाख, अब लिमिट 2 लाख हो गई है। 30 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश एफडीआई को सीमा को बढ़ाकर कितने की मंजूरी प्रदान की? तो 74% तक अब कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है कि मार्च 2021 तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले राज्यों की संख्या अब कितनी हो गई है? तो 20 राज्य हो चुके हैं जिनमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये हो। ये राजस्थान में भी लागू, आपको ध्यान रखना है। इस बाद में नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। इसके अंदर जो 11 जनवरी 2021 को वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट एफएसआर के 22वें अंक का प्रकाशन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। और मार्च 2020 में 14.7% से बढ़कर सितंबर में 15.8% हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, 15 दिसंबर 2020 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किस डिजिटल पेमेंट ऐप को लॉन्च किया? तो वो है डाक पे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखना, डाक पे है। इसके बाद में है, एचडीएफसी बना श्रेष्ठ एमएसएमई बैंक। नेक्स्ट फैक्ट है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय आय के दूसरे अग्रिम अनुमान लगाए गए हैं। इसके अंदर ये टेबल दे रखी, इसके अंदर कुल कीमतों पर जो जीवीए है वो है 132.71 है और आने वाले 2020-21 वर्ष के लिए 124.11 मतलब -6.5 की। तो प्रति व्यक्ति आय जो है पर कैपिटा इनकम वो तो है 94,566 और आने वाले के लिए 85,929 रुपये। और राष्ट्रीय आय है वो है 179.94 और
आने वाले के लिए है 173.18 और प्रति व्यक्ति आया है 1,34,000 और बाद आने वाले वर्ष के लिए 1,27,000। ये एक तो प्रचलित मूल्यों पे है, दूसरी स्थिर मूल्यों पे है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान। तो कुल खाद्यान्न है 303 मिलियन टन और इसमें गेहूं है 109 और चावल है 120। ये मेन है, इसके अलावा बाकी के ये हैं, इनको भी आप एक बार और पढ़ लेना। इसके बाद नेक्स्ट है भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो 3.77 लाख मेगावाट से अधिक। कुल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है तीसरा। पहले नंबर पे है यूएसए और दूसरे पे है चाइना, उसके बाद में तीसरे पे है इंडिया। और इसके बाद में विद्युत उत्पादन क्षमता में तापीय विद्युत का कितना योगदान है, तो 2,31,871 मेगावाट, मतलब कि 61.5% तो अभी भी तापीय विद्युत यानी जिसमें हम कोयला, लिग्नाइट कोयला, गैस आधारित, डीजल आधारित इनसे करते हैं। मेन तो इसमें वही कोयला ही है। इसके बाद में जल विद्युत है, जल विद्युत से कितना है 12.2%, 45,798 मेगावाट। इसके बाद में नाभिकीय विद्युत 1.8% और नवीकरणीय द्वारा विद्युत 24.5%, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है अपनी 3,77,261 और ये 100%। फिर उसके बाद में विश्व में इस्पात यानी कि स्टील में भारत का दूसरा स्थान बरकरार है। पहले नंबर पे चीन है, दूसरे पे भारत है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है 7 जनवरी 2021 को जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय आय के पहले अनुमान के अनुसार देश की जीडीपी कितनी है, तो वो है -7.7%। ये जो रिपोर्ट है ये कौन डालता है, तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, ये भी आप ध्यान रखना। इसने जो है 2020-21 के लिए स्थिर पे 2011-12 और वर्तमान कीमतों के आधार पर राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान के साथ साथ जीडीपी के खर्चे से जुड़े घटकों का भी अनुमान जारी किया है। तो इसके अंदर -7.7% की मतलब की कमी देखने को मिल रही है। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के स्तर का पता लगाने के लिए समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक DPI बनाया है। इसके लिए आधार वर्ष कौन सा है, तो इसके लिए आधार वर्ष है मार्च 2018। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0। इसके अंदर ये 12 नवंबर 2020 को इसको स्टार्ट किया गया है, इसकी घोषणा की गई आत्मनिर्भर अभियान 3.0। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसकी शुरुआत की है। इसके लिए 265 करोड़ रुपए के 12 उपायों की घोषणा की है और इसके फर्टिलाइज़र के लिए 65,000 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। इसको ये पूरा है, इसको एक बार आप पढ़ लेना। और इसके अंदर ये PM गरीब कल्याण रोजगार योजना, इसके लिए भी 10,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इसको पूरे को आप एक बार पढ़ करके पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त होता है। इसके बाद में हम राजस्थान से रिलेटेड इकोनॉमिक जो फैक्ट्स हैं उनकी वीडियो लाने वाले हैं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो आपको कमेंट में बता देना कौन सा चाहिए। और अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाके, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।